हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जो फ्लक्स नाम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लक्स का जो यहाँ से नाम अगर हम देखें तो फ्लक्स का मतलब होता है कि फ़्लो। एक्चुअल में फ़्लो इससे मतलब होता है कि किसी एक अगर हम पर्टिकुलर कोई एरिया क्लोज सरफेस अगर डिफ़ाइन कर दें तो उससे कितना फ़्लो वहाँ से हो रहा है, या हम कहें कि रेट ऑफ फ्लो वहाँ से कितना हो रहा है, वॉल्यूम और वहाँ पर कितना फ़्लो हो रहा है। तो फ्लक्स से मतलब ये होता है। सपोज़ करें कि अगर हम कोई पर्टिकुलर ये एरिया हम यहाँ पर ये कुछ डिफ़ाइन कर दें और इससे देखें कि कितना यहाँ से अगर हम देखें कि कितना कितनी एयर यहाँ से पास हो रही है और पर्टिकुलर एरिया से, या कितना अमाउंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर का क्या हो रहा है। अगर एयर की जो वेलोसिटी है वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एयर का वेलोसिटी यहाँ से वेक्टर कितना इस एरिया से पास हो रहा है, तो उसको हम एक तरीके से एयर फ्लक्स उसको हम बोलते हैं। कि यहाँ से हम देखेंगे कि अगर कोई एयर इस पर्टिकुलर एरिया से, इस क्लोज एरिया से पास हो रहा है, इस सरफेस से पास कितना हो रहा है, उसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करें तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना एयर यहाँ से पास हो रहा है, या रेट ऑफ एयर कितना पास हो रहा है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। अगर हम इसकी वेलोसिटी को और एरिया की डायरेक्शन को और एयर की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल को डिफ़ाइन करें, तो जो फ्लक्स अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसको देखेंगे कि अगर यहाँ से फिर से अगर हम इसको देखिए एरिया यहाँ पर ये ड्रॉ करें और मान लेते हैं कि जो एरिया है, हम जानते हैं कि जो एरिया कोई भी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसकी डायरेक्शन है, इस द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और अगर कोई फ्लक्स यहाँ से कोई पास हो रहा है इस तरह से, ये मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, एयर का एक वेक्टर कंपोनेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होगा, जो इस एरिया की डायरेक्शन में होगा। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, यानी कि अगर हम यहाँ पर वेक्टर a और इसका वेक्टर v, इसका x, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x कंपोनेंट हम इसका लें, इसको डॉट प्रोडक्ट करें, देन दिस अमाउंट, ये हम कहें कि जो v cos थीटा इंटू a है, तो ये अमाउंट है, दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड फ्लक्स। और हम कहेंगे कि एयर फ्लक्स इसको हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया से कितना एयर वहाँ से पास हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम कहें कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होता है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की जगह यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करें तो किसी डिफाइन एरिया से या क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास होती हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर फाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर हमें लगाना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो हम सरफेस यहाँ पर ले रहे हैं, टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। और यहाँ पर जो सर्किल हमने ये लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि जो वो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है, कहीं से भी वो खुली नहीं है, वो क्लोज एक सरफेस है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये होगा, या हम कहें कि जो वेक्टर ई है और डॉट जो यहाँ पर इसका अगर एक स्मॉल एरिया हम यहाँ पर मान लें, उसका स्मॉल एरिया डी वेक्टर डी है अगर ये है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो हमें रिजल्ट देगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पर वैल्यू उसको हमें देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और एसआई इसकी यूनिट अगर हम देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के इक्विवेलेंट होती है।
तो ये इसकी एसआई यूनिट है और इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्लोज सरफेस वो होना चाहिए, यहाँ पर इसकी शर्त है कि वो सरफेस कैसा हो, क्लोज सरफेस हो। उस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अगर हम उसको देखें तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब अगर हम इस थोड़ी सी सिचुएशन कुछ और लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो किस केस में ये पॉजिटिव होगा, किस केस में ये नेगेटिव होगा, किस केस में ये ज़ीरो होगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि फाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पर ई cos थीटा डी ए। अगर ये फॉर्मूला वहाँ पर है, अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो इस तरह से लिखेंगे। थीटा यहाँ पर डिपेंड करेगा कि थीटा है क्या, यानी कि जो हमने क्लोज सरफेस माना है उसकी डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है। अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पर ये या 0 से 90 के बीच में है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा इक्वल टू 180 यहाँ पर रख दें तो जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पर पुट कर दें तो वो जीरो भी हो सकता है। ये तो हमने जो फ्लक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने देखा कि कैसे वो पॉजिटिव होगा, कैसे वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें कि मान लिया हमारी कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इसकी शेप हमने डिफाइन नहीं की है कि ये क्या है, ये एक एसिमेट्रिक हमने शेप का यहाँ पर ये क्लोज सरफेस लिया है, सिमेट्री यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखिए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी यहाँ से बाहर जा रही हैं। अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हो कि उस क्लोज सरफेस में केवल कुछ लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर की तरफ को आ रही हो, ये नहीं हो, बाहर वाली नहीं हो, केवल अंदर वाली हो, तो फिर उस केस में, क्योंकि ऐसा कब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस की तरफ को आती है, ऐसा तब होता है जब उस क्लोज सरफेस के अंदर कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पर हम ये देख लें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही हैं और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं, अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही हैं और बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर हैं, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे किसी क्लोज सरफेस में आ रही हैं। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि एक कोई भी नॉन सिमेट्रिक शेप की कोई आकृति वहाँ पर दे दी जाती है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हुआ। अगर हम इंटीग्रेशन इस पर हम जो अभी हमने फ्लक्स का जो इंटीग्रेशन है ई डॉट डी ए पे अगर हम इसको जाएं और फ्लक्स कैलकुलेट करें इस इंटीग्रेशन को, तो इस इंटीग्रेशन को हम इजीली तभी सोल्व कर सकते हैं अगर हमारा ये क्लोज सरफेस कोई सिमेट्री यहाँ पर फॉर्म करता है। अब वर्ड यहाँ पर आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है उसको हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें कि सिमेट्री का यहाँ पर क्या रोल है। अगर यहाँ पर ये सिमेट्री आ जाए तो हमारे पास जो एरिया हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी ए, तो इंटीग्रेशन उस कंप्लीट क्लोज सरफेस का क्या होगा अगर सिमेट्री वहाँ पर है। सिमेट्री मतलब कोई स्फेरिकल सिमेट्री है या सिलेंड्रिकल सिमेट्री है या वहाँ पर कोई चार्ज शीट है किसी डिस्क शेप की है। तो इस तरह से अगर कोई एरिया क्लोज सरफेस एरिया हम उसको देखें, और इस क्लोज सरफेस एरिया को कहा जाता है गॉसियन सरफेस, हम इसको बोलते हैं। और यदि हमारा वो गॉसियन सरफेस यहाँ पर एक सिमेट्री फॉर्म कर रहा है तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना काफ़ी इजी होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पोटैटो लें, पोटैटो की शेप अगर हम वहाँ पर देखेंगे तो उसकी एसिमेट्रिक शेप होती है। और एक पोटैटो के लिए हम अगर कैलकुलेट करें कि उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है किसी पोटैटो के लिए, तो पोटैटो का सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें काफ़ी मैथमेटिक्स वहाँ पर लगाना पड़ेगा और उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हमें वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर अगर हम देखें कि कैसे इंटीग्रेशन उसका होगा तो ये काफ़ी इफ़र्ट वाला काम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर ये काम है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, अगर सिमेट्री यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो वहाँ पर अगर उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि उस केस में सिमेट्री या स्फेरिकल सिमेट्री है या सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो एसिमेट्रिक हमारे पास शेप होती है। तो इस सिमेट्री का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्री अगर रखता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको सोल्व करना। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि कोई एसिमेट्रिक शेप का कोई यहाँ पर 3 डायमेंशन एक ये गॉसियन सरफेस है जिसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने उसको रखा हुआ है, इमर्ज किया हुआ है। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, या हमने इस पूरे गॉसियन सरफेस को बहुत छोटे छोटे एरिया में उसको बांटा हुआ है। अगर इस पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर इसकी अलग अलग जगह पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, या हम कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो ये छोटे छोटे एरिया हमने माने हैं उस एरिया की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल अलग अलग है। तो इस एसिमेट्रिक गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर अगर हम देखें तो वहाँ कहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है और कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इसकी शेप अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को है, अंदर की तरफ को है, लेकिन जो यहाँ पर एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसकी अंदर की तरफ को, और जो एरिया है एरिया की ही इसके परपेंडिकुलर होगी यानी कि बाहर की तरफ को होगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की यहाँ पर ये डायरेक्शन ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो फाई होगा वो नेगेटिव इसकी वैल्यू निकल के आती है। अगर इसके कहीं और साइड दूसरा छोटा सा एरिया हम इस गॉसियन सरफेस पर लें, इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है और जो इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन इधर को है। तो इसके और इसके बीच का एंगल अगर हम देखें तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन है, डी ए की डायरेक्शन है यहाँ पर ये, तो इसके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो फाई होगा वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन कहीं ऐसा हो सकता है कि इस गॉसियन सरफेस पे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा 0 हो तो वहाँ पर थीटा 90 हो, सॉरी थीटा अगर यहाँ पर 90 है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर 0 होगा। तो इस तरह से ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। इस पर कहीं हर जगह इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अलग अलग होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेकर चलें कि एक हमारे पास ये तो एसिमेट्रिक शेप थी, ये सिमेट्रिक यहाँ पर शेप हम ले रहे हैं जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर से और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को उसमें रखते हैं। और अगर इससे देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसकी कितनी सरफेस अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें कितनी सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये वाली साइड है, ये साइड है, इसको हम 1 सरफेस मान लेते हैं। एक ये वाली साइड है, इसको 2 सरफेस मान लेते हैं। और ये तीसरे नंबर की सरफेस उसकी कर्व्ड जो सरफेस है ये वहाँ पर इसकी कर्व्ड सरफेस है। अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रहा है, इस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो 3 सरफेस एरिया से हम अलग अलग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं, या हम कहें कि फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो देखते हैं कि वो उसका नेट फ्लक्स वहाँ पर आ जाता है। अगर हम इसकी बात करें, इस साइड की बात करें एक पर, तो जो यहाँ पर अगर हम पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, ये क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस हमने यहाँ ली है और ये क्लोज सरफेस यहाँ पर है, तो फॉर्मूला होगा E डॉट डी ए, ये इसका एक फॉर्मूला होगा। अगर इसको हम 3 सरफेस के
ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। तीनों ही क्लोज है। एक ये वाला सरफेस, ये भी क्लोज है। दूसरे नंबर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी क्लोज सरफेस है। और तीसरे नंबर का जो ये सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है। यहाँ से देखें तो ये अगर 1 ई डॉट डी ए करें, यानी कि इसको अगर φ1 हम यहाँ से देखें तो φ1 क्या, φ1 मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है, और जो इसका एक छोटा सा यहाँ पर हम एरिया मान लेते हैं, और उसकी अगर देखें तो डी ए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी डी ए की, ये इस साइड में होगी क्योंकि इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और स्मॉल जो एरिया एलिमेंट है, एरिया की डायरेक्शन में एंगल 180 का है। तो यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा यहाँ पर 180 आएगा। तो और लिखेंगे कि यहाँ पर माइनस का ई ए, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम डी ए पर करेंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होगा, और ये मान लिया कि इसका जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। तब यहाँ पर φ1 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी वजह से तो वो माइनस ई ए कैलकुलेट होकर आता है। अगर हम इस वाली साइड पर देखें, 2 नंबर की जो सरफेस है उधर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इधर को होगी, और जो यहाँ पर एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसका छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट हम मान लें तो उसकी डी ए डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर, ये भी इसी की डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है वो 0 बन रहा है। तो φ2 अगर हम देखें तो वहाँ पर प्लस ई ए यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आएगा इस सरफेस से। अब तीसरी जो यहाँ पर कर्व सरफेस है उससे देखें, अगर इसका छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पर मान लें और देखें कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इसके एरिया की डायरेक्शन ये होगी डी ए, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर को होगी। तो इसके बीच में जो एंगल है वो 90 यहाँ पर बन रहा है। तो जब एंगल इनके बीच में 90 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से एरिया के जो एलिमेंट है उससे 0 यहाँ पर फ्लक्स पास होगा। और अगर इंटीग्रेशन पूरा हम क्या पूरा कर दें तो इस कर्व्ड सरफेस से वही होगा जो इस छोटे से एलिमेंट से 0 आया है। तो यहाँ पर φ3 अगर हम यहाँ पर देखें तो φ3 0 निकल के आता है। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर विल बी 0। तो नेट फ्लक्स इसमें यहाँ पर 0 यहाँ से हम बता सकते हैं कि इससे जो सिलेंड्रिकल यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस हमने लिया है उससे नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इससे आगे आते हम गॉस लॉ क्या होता है। और गॉस फिजिसिस्ट ने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो क्लोज्ड यहाँ पर गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए कोई क्लोज गॉसियन सरफेस है, ये यहाँ पर एक क्लोज गॉसियन सरफेस है और इसके बीच में यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है और तीसरा चार्ज माइनस Q3 है, इस तरह से है। और ये एक क्लोज सरफेस के अंदर ही रखे हुए हैं। यहाँ पर मान लिया Q4 चार्ज है, ये इसके बाहर रखा हुआ है। तो गॉस ने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट उन्होंने कहा और बताया कि किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो ये अगर देखा जाए तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू जो नेट फ्लक्स होगा, ये इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, जो ये फॉर्मूला था फ्लक्स, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो बराबर होगा क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको क्लोज सरफेस दी हुई है और आपको ये पता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज एनक्लोज कर रहा है। नेट चार्ज हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी चार्ज हो सकता है। तो नेट चार्ज उसको एक अलजेब्रिक हम उसका प्लस माइनस साइन देख के उसका नेट चार्ज हम वहाँ पर देखेंगे। तो नेट चार्ज उस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज कर रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, बाहर जो चार्ज इससे अलग है उसको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर हमें ये पता चल जाए कि नेट चार्ज वहाँ पर कितना है तो हम बता सकते हैं कि कितना वहाँ पर फ्लक्स होगा। या अगर हमें ये क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स पता है कि नेट फ्लक्स वहाँ पर कितना है तो बता सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज लाई कर रहा है। तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉस। उन्होंने कहा कि अगर हमें फ्लक्स पता हो तो हम चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो हम फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमें चार्ज एनक्लोज पता है तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कितना फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से पास होगा। तो दिस इज़ द relation for Gauss law regarding electric flux।
ये गॉस लॉ को जब हम किसी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम वहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर एक गॉस थ्योरम लगा कर वहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं और इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आगे कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि गॉस लॉ कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए और इस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। आज इतना रखते हैं। थैंक यू।